Yes, good afternoon, all of you. So today we are going to start second batch of summer training, right? So first of all, हम लोग समर ट्रेनिंग के लिए यहाँ बैठे हैं, तो समर ट्रेनिंग करने का पर्पस क्या है? केवल प्रोजेक्ट जमा करके कॉलेज में जमा करना है कि पढ़ाई वो पढ़ना चाहते हो सर जिससे जॉब कहीं मिल सके, आईटी सेक्टर में सर मुझे प्लेसमेंट मिल सके सर, वो पढ़ाई हो तो ज़्यादा फ्रूटफुल है। और केवल समर ट्रेनिंग में केवल प्रोजेक्ट बना करके कॉलेज में सबमिट करना, नॉलेज ना होना, वो करने से कोई मतलब नहीं है। तो आपको ट्रेनिंग इस तरीके से करनी है, मेहनत करनी है इस तरीके से कि आप अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट तो बनाओ बनाओ, साथ में आपको इंटरव्यू में कहीं आप बैठो तो वो कंटेंट आपके काम आए। ये नहीं कि बस सर समर ट्रेनिंग करी है और अभी आता कुछ नहीं है, तो क्या फ़ायदा हुआ समर ट्रेनिंग करने का? समर ट्रेनिंग करने का तो फ़ायदा आपको तभी मिलेगा ना जब आप कुछ सीखें, और जब तक आप कुछ सीखेंगे नहीं तब तक कोई काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि कल हमने बताया था कि अगर हमको आईटी कंपनी में अगर हमको काम करना है, राइट, कहाँ काम करना है? आईटी कंपनी में अगर हमको काम करना है तो आईटी कंपनी में काम करने के लिए रिक्वायर्ड क्या है ना? आईटी कंपनी करती है क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, ठीक है ना? क्योंकि हमको ओवरऑल समर ट्रेनिंग कम प्लेसमेंट के लिए ज़्यादा पढ़ना है। जब प्लेसमेंट के लिए पढ़ेंगे तो समर ट्रेनिंग का तो कंटेंट उसमें इंक्लूड हो ही जाएगा, प्रोजेक्ट वाला काम मेरा इंक्लूड हो ही जाएगा। पर हमको इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है कि सर हम कहीं भी इंटरव्यू देने जाएं तो वहां पर हमारा सिलेक्शन हो सके, ठीक है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर आईटी कंपनी में, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आईटी कंपनी में आपको जाना है। कहाँ जाना है आपको? आईटी कंपनी में आपको जाना है। और आईटी कंपनियां काम क्या करती हैं, राइट, ये हमको देखना है। तो हमको काम करना है कहाँ पर? आईटी कंपनीज में। आईटी कंपनी में अपने को काम करना है, तो आईटी कंपनी में जो काम होता है वो काम अपने को आना चाहिए। सिंपल सी बात है यार। तो आईटी कंपनी में काम क्या होता है? मैंने बताया था कि आईटी कंपनी में काम होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, राइट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम होता है, राइट, सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। आईटी कंपनी में वेब डेवलपमेंट का काम होता है, राइट, वेब डेवलपमेंट का काम होता है। और आईटी कंपनी में मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम होता है। और भी बहुत सारे तरह के एप्लीकेशन आईटी कंपनी में बनाए जाते हैं, पर ये तीन मेजर प्रोडक्ट हैं जो आईटी कंपनियां बनाती हैं: सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन। इस तरह के एप्लीकेशन आईटी कंपनी में बनाए जाते हैं। और हमको अगर आईटी कंपनी में काम करना है, अगर हमको आईटी कंपनी में काम करना है तो इन तीनों में से कोई एक प्रोडक्ट आपको बनाने आने चाहिए। इन तीनों में से कोई एक प्रोडक्ट भी अगर आपको अच्छे से बनाना आता होगा ना, तो आप आईटी कंपनी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, नो डाउट, 110%। कोई भी एक प्रोडक्ट बेसिक से लेकर के एडवांस तक पूरा बनाना अगर आपको आता है ना, तो आप आईटी कंपनी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो बात यहाँ ये है कि सर इन तीनों तरह के प्रोडक्ट को बनाने के लिए, चाहे मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना हो, वेब डेवलपमेंट करना हो, मोबाइल एप्लीकेशन बनाना हो, किसी भी तरह का एप्लीकेशन बनाना हो, तो सर उसके लिए बेस क्या चाहिए? तो जैसा कि मैंने बताया था, उसके लिए आपके कोडिंग कॉन्सेप्ट, उसके लिए आपके बेटा कोडिंग कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए? स्ट्रांग होने चाहिए। आपके अगर कोडिंग कॉन्सेप्ट अगर आपके स्ट्रांग है तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो, और मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो अगर आपका कोडिंग बैकग्राउंड स्ट्रांग है। और अगर आपका कोडिंग बैकग्राउंड अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो ना तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे काम मिलेगा, ना वेब डेवलपमेंट में काम मिलेगा एज ए बैकएंड डेवलपर, और ना ही आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे आप काम कर सकते हो। कोडिंग क्वेश्चन अपना आपको क्या करना है? स्ट्रांग करना है। बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां क्या चेक करती हैं? आपके लॉजिक एबिलिटी चेक करती हैं, आपका लॉजिक कैसा है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग के पता है कि नहीं पता है। अगर नहीं पता होंगे तो उनको सिखाने में, नई चीज़ सिखाने में उनको दिक्कत होगी ना। तो कंपनियां आपसे यही एक्सपेक्ट करती हैं कि भाई आपको बेस तो आपका मजबूत होना चाहिए, और जब आपका बेस मजबूत होगा तो आप आईटी कंपनी में कुछ भी कर सकते हो, राइट ना? तो मैं आपको वो बेस दूंगा जिससे आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो उसके लिए कोडिंग कॉन्सेप्ट आपके बहुत क्या होने चाहिए? स्ट्रांग होने चाहिए। अब कोडिंग कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, लाइक लाइक जावा, लाइक पाइथन, है ना,
like C Sharp, .NET and so on. You need any one programming language, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब जगह सेम होते हैं, ठीक है। जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होते हैं सब जगह क्या होते हैं, केवल लिखने का तरीका थोड़ा 19-20 हो सकता है, बाकी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सब जगह सेम होते हैं। तो आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से स्ट्रॉन्ग तरीके से पकड़ लेना है, सीखना है। एक लैंग्वेज आप अच्छे से पकड़ लें, उसको अच्छे से सीख लें और आप अपना इंटरव्यू भी उसी पे दें। 4 लैंग्वेज को सीखने की जरूरत नहीं है कभी भी। 4 लैंग्वेज आप, होता क्या ना कि हम लोग 4 लैंग्वेज सीख तो लेते हैं, थोड़ा सी पढ़ लिया, थोड़ा जावा पढ़ लिया, थोड़ा पाइथन भी पढ़ लिया, थोड़ा ये भी पढ़ लिया। अब जब किसी ने रिटन टेस्ट लिया तो मेरे दिमाग में चारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स लोड हो गए। अब मुझे लगा कि यार मैं प्रोग्राम किस पे करूं, क्योंकि आपकी प्रोफिशिएंसी किसी में भी नहीं है। आपने थोड़ा थोड़ा चखा है, पेट आपका नहीं भरा है। खाना खाना है तो भरपेट खाना खाओ एक बार यार, अच्छे से यार। ये थोड़ा थोड़ा चखने वाली क्या बात है, चखना नहीं है। अपने को जो भी चीज पढ़नी है, जो भी लैंग्वेज पढ़नी है, डेप्थ में पढ़नी है। इज दैट क्लियर पॉइंट और नॉट? कोई भी लैंग्वेज एक पढ़ेंगे हम लोग, डेप्थ में पढ़ेंगे और उसी को हमको पढ़ करके इंटरव्यू देना है। दूसरी लैंग्वेज की तरफ भटकना ही नहीं है अपने को। इज दैट क्लियर पॉइंट और नॉट? तो कहने का मतलब है कि इनमें से कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप अपनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है, चाहे जावा हो, चाहे पाइथन हो, चाहे सी शार्प हो। पर हाँ, उसके पहले अगर थोड़ा बहुत सी का अगर नॉलेज है तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए सी के भी हम आपको थोड़ा बहुत लेक्चर्स, आपको जो जरूरी पार्ट है जावा के लिए या पाइथन के या सी शार्प के लिए, उतना पार्ट आपको कराया जाएगा। पर इनमें से जो भी लैंग्वेज पढ़ेंगे अपन डेप्थ में पढ़ेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो कोडिंग कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। कोडिंग कॉन्सेप्ट का यूज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में और मोबाइल एप्लीकेशन में, तीनों जगह होता है। और हमारे कोडिंग कॉन्सेप्ट जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम लोग सारा समय समर ट्रेनिंग में, सारा समय HTML CSS में क्यों गवा देते हैं? जब हमको पता है कि कोडिंग कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना, स्ट्रांगली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है, तो फिर हम HTML CSS में अपनी समर ट्रेनिंग पूरी क्यों निपटा देते हैं? समर ट्रेनिंग में आपको बिल्कुल भी HTML CSS पढ़ने की जरूरत नहीं है। HTML CSS का वेब डिजाइनिंग का केवल यूज केवल वेब डेवलपमेंट में है। वेब डेवलपमेंट करना होगा, थोड़ा बहुत यूज मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी हम लोग कर सकते हैं, बट वेब डेवलपमेंट में वेब डिजाइनिंग का यूज होता है। ओनली HTML CSS का यूज केवल वेब डिजाइनिंग के लिए करना है, राइट? तो हम लोग समर ट्रेनिंग में 45 डेज की, 2 मंथ्स की समर ट्रेनिंग में सारा टाइम कहाँ निकाल देते हैं? HTML CSS में लगे हुए हैं, 1.5 महीना निकल गया। कोडिंग कॉन्सेप्ट, कोडिंग का सी भी नहीं पता है। सीधे लोग कहते हैं जावास्क्रिप्ट पढ़ लो। अरे एक पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो स्ट्रॉन्ग करो, फिर जावास्क्रिप्ट पे काम करेंगे, फिर रिएक्ट पे काम करेंगे, फिर एडवांस चीजों पे काम करेंगे। एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे अच्छे से आते नहीं हो, मैं बड़े लेवल की बात करता हूँ। इज दैट क्लियर पॉइंट और नॉट? तो मेन थिंग इज दैट आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। और HTML CSS पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है अगर आपको IT कंपनी में जॉब करनी है। और IT कंपनी में जॉब करनी है तो मैंने आपको बताया कि कोडिंग कॉन्सेप्ट आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट की। एक एक सारे प्रोडक्ट की बात करेंगे। तीनों तरह के जो एप्लीकेशन मार्केट में बनते हैं किससे बनते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हमारे पास में अवेलेबल है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, वेब डेवलपमेंट करने के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए हमारे पास में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में, राइट? तो पॉइंट क्लियर है सभी को? कोई डाउट किसी को? गुड। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पहला प्रोडक्ट है हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई सॉफ्टवेयर आप लोग कैसे चलाते हो। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपको चलाना होता है तो आप कैसे चलाते हो? कोई भी सॉफ्टवेयर आप चलाते हो? कोई सॉफ्टवेयर आपने यूज किया है? कोई सॉफ्टवेयर आप चलाते हो? यस, सॉरी, लैपटॉप में या डेस्कटॉप में कोई सॉफ्टवेयर आपने यूज किया है? विंडोज इज वन काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और कोई सॉफ्टवेयर आपने यूज किया हो? MS ऑफिस, गूगल क्रोम, ब्राउजर। सर ब्राउजर भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है ना? और टैली, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप नहीं चलाया? मूवी देखने के लिए VLC सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, VLC। अच्छा, सॉफ्टवेयर एक प्रकार के ऐसे एप्लीकेशन होते हैं सर जिनको चलाने के लिए, अगर मुझे सॉफ्टवेयर कोई चलाना है
तो सबसे पहले ऐसे एप्लीकेशन जिनको चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। ऐसे एप्लीकेशन जिनको चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, उनको यू कैन से दैट सॉफ्टवेयर। यस, इज दैट नॉट क्लियर? है क्लियर है। उसके बाद ही हम उनको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। होता क्या, आजकल के जो लैपटॉप्स आ रहे हैं ना, उसमें पहले से ही सॉफ्टवेयर सारे इंस्टॉल होते हैं, तो हमको पता ही नहीं चल पाता है कि हमको इंस्टॉल क्या करना है और पहले से क्या इंस्टॉल है। पहले क्या होता था कि हम लोग को एक्सप्लिसिटली सॉफ्टवेयर सारे इंस्टॉल करने पड़ते थे, पर अभी जो लेटेस्ट लैपटॉप्स आ रहे हैं उसमें पहले से ही सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इंस्टॉल होते हैं, राइट ना। तो कहने का मतलब है कि सर सॉफ्टवेयर एक प्रकार के ऐसे एप्लीकेशन है जिनको चलाने के लिए मुझे सबसे पहले अपने सिस्टम पर क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल करने के बाद ही हम उनको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर है? सॉफ्टवेयर कैसे एप्लीकेशन होते हैं, बिना इंस्टॉल किए हम उनको चला, गूगल क्रोम को बिना इंस्टॉल किए चला सकते हो, हैं? MS ऑफिस को बिना इंस्टॉल के चला सकते हो, टैली को बिना इंस्टॉल के चला सकते हो? नहीं सर, सॉफ्टवेयर एक प्रकार के ऐसे एप्लीकेशन हैं सर जिनको चलाने के लिए मुझे अपने सिस्टम पर सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करने के बाद ही हम उनको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट? पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट है, अब देखो मैं अगर किसी क्लाइंट के पास गया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो जैसे मैं किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई, क्लाइंट मुझसे बोलता है कि भाई मेरे को सॉफ्टवेयर बनवाना है। तो जब मैं क्लाइंट के पास गया तो क्लाइंट से पूछा भाई आपको कैसा सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो क्लाइंट तो नॉन टेक्निकल है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है कि कैसा सॉफ्टवेयर बनवाना है। तो एक्चुअली में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं एक्चुअली 3 प्रकार के, पर मैं 2 तरीके के मानता हूं। कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम के लिए डिजाइन किए जाते हैं। मतलब सर ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर कंपोनेंट को एक्टिवेट करते हैं, या ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर से कम्युनिकेट करते हैं। किससे कम्युनिकेट करते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर कंपोनेंट को एक्टिवेट करते हैं या हार्डवेयर कंपोनेंट से कम्युनिकेट करते हैं, उन सॉफ्टवेयर को कहते हैं क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे बोलो ना कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो किससे इंटरेक्ट करते हैं, जो हार्डवेयर कंपोनेंट को एक्टिवेट करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर कंपोनेंट को एक्टिवेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर आपके लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम ना पड़ा हो तो आपके लैपटॉप के जो हार्डवेयर कंपोनेंट हैं वो एक्टिवेट होंगे? आपके लैपटॉप के जो हार्डवेयर कंपोनेंट हैं वो चालू होंगे? नहीं चालू होंगे। TFT, कीबोर्ड, ड्राइवर्स, USB ड्राइव्स, ये सब एक्टिवेट नहीं होंगे। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कहीं ना कहीं हार्डवेयर से कम्युनिकेट करते हैं, जो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट को एक्टिवेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सी कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है सर। क्यों? क्योंकि ये हार्डवेयर कंपोनेंट को एक्टिवेट करता है, हार्डवेयर कंपोनेंट से कम्युनिकेट करता है। जैसे एंड्रॉइड मोबाइल आपका है ना, मोबाइल तो हार्डवेयर है, पर मोबाइल में अगर एंड्रॉइड OS ना पड़ा हो तो क्या मोबाइल चालू होगा? मोबाइल तो तब चालू होगा जब उसमें एंड्रॉइड OS डाला जाएगा, तब वो चालू होगा, राइट ना। तो कहीं ना कहीं हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट को कौन एक्टिवेट कर रहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट को एक्टिवेट करता है, राइट। जैसे कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है आपको? विंडोज और लाइनक्स, यूनिक्स, मैकओएस, है ना, और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। एंड्रॉइड, है ना, एंड्रॉइड तो आप जानते ही होंगे। एंड्रॉइड, मैकओएस, इसका iOS का नाम सुना है ना, iOS। ये मैकओएस और iOS में सर क्या डिफरेंस है? बहुत लोगों को नहीं पता होता है। एप्पल के जो लैपटॉप्स आते हैं, उसमें जो OS पड़ा होता है वो कौन सा होता है? मैकओएस। एप्पल के जो लैपटॉप्स आते हैं, एप्पल के जो लैपटॉप या डेस्कटॉप आते हैं, उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है वो कौन सा होता है? और एप्पल के जो मोबाइल्स होते हैं उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है वो कौन सा होता है? iOS। और जनरली जो हम लोग मोबाइल यूज करते हैं उसमें एंड्रॉइड OS पड़ा होता है। क्लियर है?
तो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। किस तरह का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दूसरा ड्राइवर्स, ड्राइवर्स भी एक प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ड्राइवर्स कभी आपने सुना नहीं होगा ड्राइवर। पहले क्या होता था कि आपका जब लैपटॉप हम लोग लाते थे नया नया, तो उसमें कैमरे का सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा होता था, फॉर एग्जांपल स्पीकर का सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा होता था, तो हम लोग नेट से अप्रोप्रिएट ड्राइवर डाउनलोड करते थे, फिर वो कैमरा और फिर वो स्पीकर एक्टिवेट होते थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हुआ। ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर रहा है, हार्डवेयर कंपोनेंट को एक्टिवेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर पॉइंट? चलो, तो ये हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर्स की रिक्वायरमेंट के लिए बनाए जाते हैं, यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसके लिए बनाए जाते हैं? यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं, यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स के लिए बनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स के लिए बनाए जाते हैं, यूजर की नीड के लिए बनाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे फॉर एग्जांपल एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस, जितने भी ब्राउजर्स हैं, जितने भी ब्राउजर्स हैं, टैली, राइट, और आपका कोरल ड्रॉ, अरे डिजाइन वगैरह करते हैं ना हम लोग, एंड ढेर सारे ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर्स के लिए बनाए गए हैं, यूजर की रिक्वायरमेंट्स के लिए बनाए गए हैं, दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर पॉइंट? नहीं क्लियर है? तो एमएस ऑफिस, ब्राउजर्स, टैली, कोरल ड्रॉ एंड सो ऑन, वेरियस सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है देयर। आप लोग सी में प्रोग्रामिंग करते थे, टर्बो सी। टर्बो सी क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जावा में नेटबीन्स, इक्लिप्स, है ना, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप लोगों ने यूज किए होंगे अपनी डेली लाइफ में। वीएलसी, विंडो मीडिया प्लेयर, बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। क्लियर है पॉइंट कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। सर ये बताइए कि सॉफ्टवेयर, ये तो समझ में आ गया कि सर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सर ये बताइए कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज अच्छी रहेगी, किस लैंग्वेज से कौन सा सॉफ्टवेयर बनाना अच्छा रहेगा, ये भी पता चल जाए एक बार। तो देखो, जब कभी बात आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने की, किसकी बात आती है? जब कभी सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने की बात आती है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज रिकमेंडेड। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिकमेंडेड है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज रिकमेंडेड फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। लगभग जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किए जाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं सी का यूज किया जाता है। मतलब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेसिकली डिजाइन फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्लियर है? सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज अच्छी रहेगी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन हैं। सी प्लस प्लस से भी कर सकते हैं, जावा से भी हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, सी शार्प डॉट नेट का भी यूज कर सकते हैं, पाइथन का भी यूज कर सकते हैं। कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हो। सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प डॉट नेट, पाइथन, इनमें से कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। सर ये बताइए, क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सी से नहीं बना सकते हैं? आया आपके दिमाग में क्वेश्चन? बिल्कुल बना सकते हैं, सी से भी हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, बट इट टेक्स सम टाइम। टाइम डेवलपमेंट करने में टाइम ज़्यादा लगता है ना। तो कॉस्ट बढ़े, टाइम बढ़ेगा तो डेवलपमेंट कॉस्ट भी बढ़ जाएगी हमारी, है ना, तो महंगे बिकेंगे सॉफ्टवेयर। तो हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर कि हम जावा से भी बना सकते हैं, डॉट नेट से भी बना सकते हैं, पाइथन से भी बना सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा जावा पे और डॉट नेट पे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, पर हम चाहें तो सी प्लस प्लस पे भी बना सकते हैं। कोई आपने देखा एक चीज़, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए केवल लैंग्वेज का यूज हो रहा है ना। अब हमको अगर एक लैंग्वेज अगर अच्छे से कोई भी आती होगी तो हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? हम लोग पूरा पूरा सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं कोई भी एक लैंग्वेज सीख करके। आपने देखा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ रही है। HTML CSS की कहीं जरूरत पड़ी क्या? और सॉफ्टवेयर एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा नॉलेज इंसान को डेवलपमेंट में, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो नॉलेज होती है वो वेब डेवलपमेंट में नहीं होती है। जो लॉजिक क्लियर होते हैं ना, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होते हैं, वेब डेवलपमेंट में नहीं होते हैं। क्लियर है पिक्चर कि नहीं क्लियर है? पहला प्रोडक्ट क्लियर हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बाद क्लियर है।
तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्लियर है? अच्छा, अब बात सर ये करते हैं हम लोग कि ये तो समझ में आ गया कि भाई हम लोग को सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना होगा, तो सर सी लैंग्वेज अच्छा है, रिकमेंडेड है। एंड अगर आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना है तो दीज लैंग्वेजेस आर देयर, इन लैंग्वेजों का यूज करके हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं। कोई डाउट किसी को अभी तक? क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा, कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं, तो ये मुझे बताओ कि सॉफ्टवेयर कैसे बनता है। अगर सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पूछी जाए कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कैसे बनता है? अरे सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट यार छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते हैं। छोटे छोटे क्या बनाते हैं? छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते हैं और इन प्रोग्राम को आपस में इंटरकनेक्टेड कर देते हैं और ये रूप ले लेता है किसका? एप्लीकेशन का, सॉफ्टवेयर का। इज इट क्लियर नॉट? सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सेट ऑफ programs is called as application, और एप्लीकेशन में भी कौन सी कैटेगरी? सॉफ्टवेयर, यू कैन से दैट बिकॉज वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। वी हैव सॉफ्टवेयर, वी हैव वेब एप्लीकेशन, वी हैव मोबाइल एप्लीकेशन, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। बट व्हाट एप्लीकेशन है क्या, सॉफ्टवेयर है क्या? सेट ऑफ प्रोग्राम्स, छोटे छोटे प्रोग्राम मिल करके उनको कंबाइन कर दिया और उनको एक एप्लीकेशन का रूप दे दिया, वो बन गए क्या? एप्लीकेशन। अच्छा, अगर मैं एक छोटे से प्रोग्राम की डेफिनेशन पूछूं कि व्हाट इज प्रोग्राम, ये तो पता है ना व्हाट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम जो बनाते हैं ना वो क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड एज प्रोग्राम। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, जो हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, अभी तक आप लोगों ने सी के प्रोग्राम बनाए होंगे, जावा के बनाए होंगे, किसी न किसी लैंग्वेज के प्रोग्राम बनाए होंगे ना आप लोगों ने। तो आपके पास में जो GUI आ रहा है वो कैसा आ रहा है? मैं आपको ये भी, बहुत से बच्चों को, क्या सभी बच्चों को लगभग ये चीजें क्लियर ही नहीं है कि CUI और GUI क्या है ना? तो अभी इतना क्लियर है, पॉइंट क्लियर है सभी को? तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। जो आप कोई भी एप्लीकेशन आप बनाते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर आप बनाते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर का जो यूजर इंटरफेस होता है जिससे यूजर इंटरेक्ट करेगा, कोई भी सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं उसका जो यूजर इंटरफेस है जिसे यूजर इंटरेक्ट करेगा वो दो तरीके का होता है। कैसा? CUI बेस्ड और GUI बेस्ड। CUI का फुल फॉर्म क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, या फिर इसको हम कंसोल यूजर इंटरफेस, यू कैन से दैट। तो CUI और GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट ना? तो कोई भी एप्लीकेशन आप बनाते हो छोटे छोटे प्रोग्राम को मिल करके ही बनाया जाता है ना। तो जैसे एप्लीकेशन का इंटरफेस दो तरीके का होता है, वैसे प्रोग्राम का भी तो इंटरफेस दो तरीके का हो सकता है, CUI बेस्ड और, पर हम लोग हमेशा प्रोग्राम कहां से करते हैं? CUI से तो करते हैं। हम लोग अपनी प्रोग्राम की स्टार्टिंग कहां से करते हैं? कंसोल विंडो, मतलब उसी एक सिंगल विंडो में ही अपना इनपुट देते हैं और हमारा आउटपुट भी कहां पर आता है? उसी सिंगल विंडो पर दिखाई देता है। दैट इज कॉल्ड एज CUI बेस्ड और GUI बेस्ड। यानी कि बेसिक प्रोग्रामिंग हम लोग हमेशा जब स्टार्ट करते हैं तो CUI से स्टार्ट करते हैं, पर धीरे धीरे जब हमको पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन बनाना होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब बनाना होता है, तो हम लोग धीरे धीरे उसी कोडिंग का यूज करके GUI बेस्ड एप्लीकेशन बना लेते हैं। अच्छा सर, परफॉर्मेंस किसका फास्ट रहेगा? CUI का फास्ट रहेगा कि GUI का फास्ट रहेगा? परफॉर्मेंस किसका फास्ट रहेगा? CUI का फास्ट रहेगा कि GUI का फास्ट रहेगा?
CUI का फास्ट रहेगा, GUI का क्या स्लो रहेगा? यस, किसका? इसका फास्ट रहेगा। यस, CUI का परफॉर्मेंस क्या रहेगा? फास्ट रहेगा। परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू CUI बेस्ड एप्लीकेशन क्या होते हैं? फास्ट होते हैं। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिनमें प्रॉपर GUI बना होता है उनका परफॉर्मेंस क्या रहता है? स्लो रहता है। तो परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू CUI बेस्ड एप्लीकेशन इज फास्ट एज कंपेरिजन टू GUI। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे आपको 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम करना है, तो नॉर्मली आप लोगों ने, सभी लोगों ने 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम किया होगा। तो 2 नंबर का जब एडिशन का प्रोग्राम करते हो तो आपके पास में एक ब्लैक विंडो आती है, कंसोल आता है, यहीं पर लिख के आता है क्या? एंटर अ नंबर। फिर दूसरा मैसेज आता है एंटर अ नंबर, यहां डाला कितना? 7, और फिर क्या करा दिया? सम इज 12। आ गया हमारा आउट, सिंगल विंडो पर ही हमारा सारा इनपुट और आउटपुट वाला खेल हो गया। तो केवल आपको नोटिस किया आपने, ये कंसोल विंडो आपकी नहीं है, ये कंसोल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की। कमांड किसका है? CMD किसका है? कंसोल का। CMD किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट है ना। और हम लोग इस प्रोग्राम को बनाने के लिए केवल लॉजिक लिखे हैं। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए केवल क्या लिखा है? केवल लॉजिक लिखा हुआ है, बाकी कंसोल पे पूरा लिख के आ रहा है। GUI बेस्ड एप्लीकेशन में क्या होता है? GUI बेस्ड एप्लीकेशन में क्या होता है कि इसी प्रोग्राम को हम लोग जब GUI बेस्ड में करते हैं तो हम लोग प्रॉपर विंडो बनाते हैं, राइट? प्रॉपर विंडो बनाते हैं, यहां पर लेबल लेते हैं, क्या लेते हैं? एंटर अ नंबर। टेक्स्ट बॉक्स बनाया, ठीक, एंटर सेकंड नंबर, यहां पर एक बटन रहता है सबमिट का, यहां पर नंबर डाला हमने कितना? 5 7। जैसे सबमिट किया मैसेज आ गया सम इज 12। अब देखो यहां हुआ क्या, ये जितना भी GUI आप देख रहे हो ये सब कोडिंग से ही बनाया गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके ही बनाया गया है। अगर हम जावा की बात करें तो जावा से पहले हमको ये पूरा GUI बनाना पड़ेगा। जावा का, जावा प्रोग्रामिंग, वी आर नॉट यूजिंग HTML, वी आर नॉट यूजिंग सिंगल लाइन ऑफ HTML। जितना भी GUI बनाया है पूरा जावा से बनाया है, या C++ से भी बना सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज से बना सकते हैं। ये जो पूरा GUI बनाने में पहले जावा का कोड लगा, फिर इसके पीछे जो सबमिट करेंगे इसके पीछे जो लॉजिक लिखा है उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ कोड ज्यादा लग रहा है ना, पहले GUI बनाने में कोड लगा और फिर लॉजिक लिखने में कोड लिखा, तो इसका परफॉर्मेंस क्या रहेगा? स्लो रहेगा। परफॉर्मेंस क्या रहेगा? CUI में परफॉर्मेंस क्या रहेगा? फास्ट रहेगा। क्लियर है पॉइंट कि नहीं क्लियर है? सर ये बताइए कि सर यूजर फ्रेंडली कौन सा रहेगा? यूजर फ्रेंडली की अगर हम बात करें, सर यूजर फ्रेंडली कौन सा एप्लीकेशन रहेगा? CUI रहेगा कि GUI रहेगा? सर यूजर फ्रेंडली की अगर हम बात करें तो GUI यूजर फ्रेंडली ज्यादा है एज कंपेरिजन टू CUI बेस्ड एप्लीकेशन। जो CUI बेस्ड एप्लीकेशन है वो यूजर फ्रेंडली कम है, GUI बेस्ड एप्लीकेशन जो है वो यूजर फ्रेंडली ज्यादा है। आपको एक नई बात पता चली क्या कि सर ये जो GUI जो बनाया आपने, हम लोग तो आज तक हम लोग यही समझते थे कि सर HTML से ही बनाते हैं GUI। ये पता था आपको कि सर कोडिंग का यूज करके ही GUI बनाया जाता है? पता नहीं पता आपको? पता है? ये पता होना चाहिए, मैं करवाऊंगा इस बार। जावा पढ़ रहे हैं या C# पढ़ रहे हैं, उस लैंग्वेज का यूज करके पूरा GUI उसी कोडिंग से ही बनाया जाएगा। वी आर नॉट यूजिंग सिंगल लाइन ऑफ HTML। फिर भी हम HTML CSS पे फंसे रहते हैं। देखो यहां पर दोनों चीजें, यहां पर जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम पढ़ रहे हैं लॉजिक भी उसी से लिख रहे हैं और अपना GUI भी उसी से बना रहे हैं। इज दैट क्लियर पॉइंट और नॉट? लिखना हो लिख सकते हो, कोई चीज लिखने वाली हो तो लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? क्लियर? हाँ, यस। सॉरी, GUI फ्रेंडली क्यों है? यूजर फ्रेंडली क्यों है ना, क्योंकि यहाँ प्रॉपर एक विंडो बनी होती है, प्रॉपर टेक्स्ट बॉक्स है, यूजर को समझ में आ रहा है कि इसमें नंबर डालना है, इसमें नंबर डालना है। पर CUI बेस में क्या होता है? कमांड बेस काम होता है, कमांड हमको पता होनी चाहिए, है ना।
या जो मैं पहले पहले अगर याद होगा कि पहले जो एटीएम्स वगैरह होते थे वो CUI बेस्ड थे। अब एटीएम्स कैसे डिजाइन हो गए सारे? GUI बेस्ड, प्रॉपर बटन लगे हुए हैं, यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें, यहाँ प्रॉपर GUI सपोर्ट मिल रहा है। तो GUI यूजर फ्रेंडली ज्यादा होते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? हाँ, यस। क्योंकि देखो सी के पास जो लाइब्रेरीज हैं वो हार्डवेयर से बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सी के पास जो लाइब्रेरीज हैं उनसे हार्डवेयर कम्युनिकेशन या हार्डवेयर से रिलेटेड हार्डवेयर कंपोनेंट को एक्टिवेट करने वाला जो काम है ना, वो सी के पास लाइब्रेरीज हमारे पास में अवेलेबल है, सी के पास अवेलेबल है। अब वो काम जावा से भी कर सकते हैं, पर जावा भी इंटरनली सी को ही यूज करती है सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। सर क्वेश्चन ये है कि सर क्या जावा से सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हैं? जावा से भी सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पर जावा भी इंटरनली सी को यूज करती है सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड है वो किसके पास में है? सी के पास में। अब जैसे मशीन लर्निंग, AI, मशीन लर्निंग और AI, मशीन लर्निंग और AI से रिलेटेड लाइब्रेरियों का भंडार किसके पास में है सबसे ज्यादा? पाइथन के पास में। किसके पास में है? मशीन लर्निंग और AI। लोग पाइथन पाइथन क्यों चिल्ला रहे हैं? लोगों को लगता है कि सर वो पाइथन करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पाइथन करेंगे। पाइथन तो सबसे हलवा लैंग्वेज है। जावा, C++, अगर मैं बात करूं कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सबसे आसान लैंग्वेज है वो पाइथन है। क्लियर नहीं क्लियर है? पर अब सर पाइथन इतनी चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि पाइथन ने सपोर्ट दे रखा है, पाइथन ने लाइब्रेरीज दे रखी है। कौन कौन सी? पाइथन मशीन लर्निंग से रिलेटेड भी लाइब्रेरीज पाइथन में बहुत सारी अवेलेबल है। AI से रिलेटेड भी हमको सपोर्ट पाइथन में मिल रहा है, तो इसलिए लोग पाइथन रिकमेंड करते हैं। अब लोगों को लगता क्या है कि हमने पाइथन सीख ली तो मतलब हमको मशीन लर्निंग और AI आ गई। मशीन लर्निंग AI हल्का टॉपिक नहीं है। क्लियर पॉइंट? भाई सपोर्ट बहुत मैटर करता है हमारे पास में। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो हमने लोग कहते हैं कि यार मारुति की गाड़ी ले लो, लोग कहते हैं मारुति की गाड़ी ले लो, और आजकल जो MG हेक्टर आ रहा है और भी गाड़ियाँ आ रही हैं, वो यार वो अगर मैं कंपेयर करूं कि सर MG हेक्टर लें कि सर मारुति गाड़ी लें, तो सब लोग ये कहेंगे यार मारुति गाड़ी लो। काहे ले? क्योंकि मारुति की सर्विसेज हर कहीं अवेलेबल है। अगर मारुति की गाड़ी कहीं गांव में कहीं देहात में अगर बिगड़ जाए तो उसको सही किया जा सकता है। MG हेक्टर कहीं गांव में बिगड़ जाए तो कौन सही करेगा? सर्विस कहाँ मिली? सपोर्ट कहाँ मिला? वहीं खड़ी रही खराब। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सपोर्ट। हमको लाइब्रेरियों का सपोर्ट कहाँ मिल रहा है? लाइब्रेरियों का ही सारा खेल है। जहां पर सपोर्ट ज्यादा मिलेगा उस पर हाईलाइट ज्यादा होगा। पिक्चर क्लियर नहीं क्लियर है? कोई डाउट? राइट डाउन। कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? कोई डाउट? सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपको, आप पूछ सकते हो। क्लियर? आपको पहले नहीं पता था, आपको लगा कि सर GUI हमेशा HTML CSS से ही बनाते हैं, पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो GUI बनता है वो प्योर कोडिंग से ही बनाया जाता है। चाहे जावा हो, चाहे C++ हो, चाहे पाइथन हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। क्लियर है? जो GUI आप देखते हो ना वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके ही बनाया जाता है। क्लियर है? रिटर्न कोई डाउट हो पूछ सकते हो आप लोग। कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही हो पूछ सकते हो। तो पाइथन AI से रिलेटेड लाइब्रेरीज, मशीन लर्निंग से रिलेटेड लाइब्रेरीज आपको ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हो जाती क्या? पाइथन में। पर मान लो हमको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो हमने सॉफ्टवेयर जावा से बना लिया। अब मान लो हमको उसमें कुछ पार्ट AI से रिलेटेड या मशीन लर्निंग से रिलेटेड करना है तो हम पाइथन से उधार ले लेंगे, पाइथन में कोड लिख करके चला देंगे। मतलब हम हाइब्रिड एप्लीकेशन हो सकता है। मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हम लोग सिंगल एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, चलेगा। कोई डाउट? पहला प्रोडक्ट क्लियर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर और जो हमारा सॉफ्टवेयर, अब जो सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस है वही तुम्हारे प्रोग्राम का है। वही प्रोग्राम देखो, तुमने सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है 2 नंबर का एडिशन वाला, और वही प्रोग्राम तुम, इसका यूजर इंटरफेस CUI बेस्ड है और इसका इंटरफेस अभी एकदम पिक्चर अच्छे से क्लियर है। कोई डाउट हो पूछो, आगे बढ़े। फर्स्ट फेज क्लियर है, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम लोग कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके
सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। और आमूमन हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही बनाते हैं, क्लाइंट्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, अब हम लोग बात करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में। दूसरा प्रोडक्ट हमारा वही है ना, वेब डेवलपमेंट। हाँ, वेब डेवलपमेंट में HTML CSS का यूज होगा राइट ना। जब हम बात करते हैं वेब डेवलपमेंट की, वेबसाइट डेवलपमेंट की, राइट, पहले तो ये बताओ कि जो वेबसाइट्स आप चलाते हो ना वेबसाइट, आप लोग जो वेबसाइट आप चलाते हो उस वेबसाइट में होता क्या है। जैसे ये वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट में बहुत सारे क्या होंगे, वेब पेजेस होंगे। बहुत सारे क्या होंगे, बहुत सारे वेब पेजेस होंगे जो कि आपस में इंटर कनेक्टेड होंगे। जो वेब पेजेस होंगे आपस में क्या होंगे, इंटर कनेक्टेड होंगे, है ना। तो वेबसाइट की डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। What is website? Collection of web pages is called as website. Clear point? सर अगर मैं पर्टिकुलर पेज की बात करूं कि जो पेज आप देखते हो उस पेज में आपको क्या दिखाई देता है, जो कोई भी वेबसाइट का आप पेज देखते हो उस पेज में आपको क्या दिखाई देता है, इंफॉर्मेशन होती है। किसी भी कंपनी की हो, किसी भी प्रोडक्ट की हो, इंफॉर्मेशन होती है। और वो इंफॉर्मेशन मल्टीपल फॉर्म में हो सकती है, वो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकती है, इमेजेस के फॉर्म में हो सकती है, वीडियो के फॉर्म में हो सकती है, ऑडियो के फॉर्म में हो सकती है। तो अगर हम पर्टिकुलर वेब पेज की डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज वेब पेज, व्हाट इज वेब पेज, वेब पेज की क्या डेफिनेशन है, वेरी गुड, कलेक्शन ऑफ, लिखते रहिए, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, collection of information, collection of information in the form of text, images, वीडियो और ऑडियो। इसी के फॉर्म में तो इंफॉर्मेशन होती है। जो वेब पेज आपको दिखाई देता है, उस वेब पेज में जो इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देती है वो किस फॉर्म में होती है, टेक्स्ट के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में। क्लियर है पॉइंट। तो व्हाट इज वेब पेज, वेब पेज इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो एंड ऑडियो। क्लियर है। अच्छा, जैसे रियल रिक्वायरमेंट, जैसे किसी क्लाइंट ने मुझे फ़ोन किया कि सर मुझे वेबसाइट बनवानी है, तो मैं क्लाइंट के पास गया कि भाई वेबसाइट बनवानी है आपको, कैसी वेबसाइट बनवानी है। पहले तो मैंने पूछा भाई आपका क्या बिजनेस है, किस पर्पज़ के लिए आप अपनी वेबसाइट बनवा रहे हो। तो क्लाइंट बोलता है कि भाई मेरे पास में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मैं बेचता हूँ। क्या बोलता है क्लाइंट मुझसे, मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचता हूँ सर, मैं अभी ऑफलाइन बेचता हूँ सर, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन भी बेच सकूँ। ठीक है, मैंने कहा ठीक है मैं बना दूंगा। फिर क्लाइंट को मैं बताता हूँ कि जो वेबसाइट्स होती हैं वो एक्चुअली में दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है बेटा, दो प्रकार की, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट्स कितने प्रकार की होती है बेटा, दो प्रकार की। अब क्लाइंट तो नॉन टेक्निकल है, वो कहता है ये क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है। तो मैं उसको समझाता हूँ। मैंने उससे पूछा स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिसमें चेंजेस फ्रीक्वेंटली नहीं किए, मतलब आप नहीं कर सकते हो, मतलब मैं कर सकता हूं, मैंने डेवलप करी है। अगर आपको ऐसी वेबसाइट बनवानी, पहले तो ये बताइए कि आपकी वेबसाइट में जो चेंजेस हैं, जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट के प्राइस हैं, डिस्क्रिप्शन है, आपकी वेबसाइट में चेंजेस फ्रीक्वेंटली होने हैं कि एक बार बना के रख दी, साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद चेंजेस होने हैं। तो बोलता नहीं यार, बना के रख दो, साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद चेंज करेंगे। चेंजेस फ्रीक्वेंटली होने वाले, तो मैं उसको सजेस्ट करता हूँ कैसी वेबसाइट बनवा लो आप। मैंने बोल दिया कि भाई आप स्टैटिक बनवा लो, सस्ती पड़ेगी, 5,000 रुपये मिनिमम चार्जेस है, 5-6 पेजेस की वेबसाइट 5,000 रुपये बना दे देंगे। पर अगर वो कहता है कि नहीं सर मेरे जो वेबसाइट की जो बहुत सारा पोर्शन में चेंजेस फ्रिक्वेंटली होता है, आज प्राइस कुछ है कल कुछ है, और
होम पेज भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, कॉन्टेक्ट अस में भी एड्रेस चेंज होता रहता है। मतलब अगर आपकी वेबसाइट में चेंजेस फ्रिक्वेंटली होने वाले हैं तो मैं उसको सजेस्ट करता हूँ कैसी वेबसाइट कि भाई डायनेमिक बनवा लो, आपको मुझे बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ऐसा पैनल बना के दूंगा, बैकएंड पैनल में आपको एक ऐसा एडमिन पैनल बना के दूंगा जहां से चेंजेस आप खुद कर सकते हो, मुझे बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पूरी डायनेमिक वेबसाइट बना के दूंगा जहां से आप अपने होम पेज के बैनर्स, अपने प्रोडक्ट के प्राइस, अपने प्रोडक्ट की इमेजेस, कॉन्टेक्ट अस की इंफॉर्मेशन, मोबाइल नंबर भी इवन आप चेंज करना चाहो तो खुद से चेंज कर सकते हो। तो मैं उसको एक प्रॉपर एक पैनल बना के दूंगा, एडमिन पैनल बना के दूंगा जहां से वो सारे चेंजेस खुद से कर सकता है, मुझे बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज डायनेमिक। स्टैटिक वेबसाइट डायनेमिक वेबसाइट में क्या डिफरेंस है, क्लियर है? स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिस वेबसाइट में चेंजेस फ्रिक्वेंटली अगर यूजर को नहीं करने हैं तो स्टैटिक वेबसाइट इज रिकमेंडेड। एंड अगर आपको वेबसाइट में चेंजेस फ्रिक्वेंटली करने हैं तो आप कैसी वेबसाइट बनवाएंगे? डायनेमिक वेबसाइट बनवाएंगे। और डायनेमिक वेबसाइट में सामने वाला यूजर खुद से चेंजेस कर सकता है, नॉर्मल यूजर भी चेंजेस कर सकता है। जैसे फेसबुक में आपका छोटा भाई आपकी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करता है नहीं करता डेली? उसको कुछ टेक्निकल नॉलेज है क्या? नहीं, क्योंकि जो वेब पेज है वो डायनेमिक है, वो यहां से पिक्चर चेंज करता है और डेटाबेस में अपडेट हो जाती है। दैट इज कॉल्ड एज डायनेमिक। एक बात। दूसरी बात, डायनेमिक वेबसाइट में डेटाबेस कहीं ना कहीं होगा जहां पर हमारा सारा इंफॉर्मेशन वहीं पर अपडेट होगा, राइट ना? और स्टैटिक वेबसाइट में, अच्छा, जो डायनेमिक वेबसाइट्स होती है ना उसमें हो सकता है 2-4-5 पेज डायनेमिक हो, 2-4-5 पेज स्टैटिक हो, कॉम्बिनेशन हो सकता है, स्टैटिक और डायनेमिक का कॉम्बिनेशन हो सकता है। स्टैटिक वेबसाइट में फुली वेब पेजेस सारे कैसे होंगे? स्टैटिक होंगे, जिसमें डायनेमिक पेजेस नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक। क्लियर पॉइंट ही नहीं क्लियर है? सर ये बताइए कि सर स्टैटिक वेबसाइट समझ में आ गया? और स्टैटिक वेबसाइट की कॉस्ट मिनिमम 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, 5,000, 7,000, 8,000। पर डायनेमिक वेबसाइट की जो कॉस्ट है वो मिनिमम 10,000 से स्टार्ट होकर के जितने भी जा सकती है, करोड़ों भी जा सकती है। आपको क्या लगता है? फेसबुक है, अमेजॉन है, ये सब प्रोडक्ट हल्के हैं, करोड़ों के प्रोडक्ट हैं, राइट ना? तो स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट में क्या डिफरेंस है? क्लियर है पॉइंट? पिक्चर क्लियर है? सर ये बताइए कि सर अगर मुझे स्टैटिक वेबसाइट बनानी है तो मुझे क्या आना चाहिए, मुझे क्या पढ़ना चाहिए कि जिससे कि मैं फुली स्टैटिक वेबसाइट किसी क्लाइंट के लिए बना सकूं? तो स्टैटिक वेबसाइट के लिए आपको HTML5, CSS3, बूटस्ट्रैप, jQuery वगैरह का भी नॉलेज अगर है तो अच्छी बात है, jQuery, राइट? और हाँ, जावा स्क्रिप्ट का अगर नॉलेज है तो बहुत बढ़िया रहेगा यार, जावा स्क्रिप्ट प्लस अब जावा स्क्रिप्ट की एडवांस लाइब्रेरीज यूज होती हैं लाइक रिएक्ट और एंगुलर का नाम सुना आपने? ये जावास्क्रिप्ट की ही एडवांस लाइब्रेरीज हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि अगर स्टैटिक वेबसाइट बनानी है तो इतना भी अगर आता होगा ना तो भी हम पूरी स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं। रिएक्ट और एंगुलर दीज आर द एडवांस पोर्शन, है ना? तो रिएक्ट और एंगुलर का भी यूज हम लोग कर सकते हैं स्टैटिक वेबसाइट्स में, है ना? पूरा इफेक्टफुल वेबसाइट हम लोग पूरी डेवलप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मतलब अगर आपको स्टैटिक वेबसाइट बनाने हैं तो दीज कंटेंट्स, और ये रिएक्ट और एंगुलर एडवांस पोर्शन है जहां पर एपीआई वगैरह कॉल करते हैं हम लोग, है ना? और बेसिकली HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, jQuery एंड जावास्क्रिप्ट अगर आपको नॉलेज है तो आप पूरी, और इवन जावास्क्रिप्ट की नहीं भी नॉलेज है तो भी हम लोग बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? पूरी स्टैटिक वेबसाइट हम लोग अच्छे से क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं। सर अगर डायनेमिक वेबसाइट बनानी है लाइक फेसबुक, लाइक स्नैपडील, लाइक फ्लिपकार्ट, लाइक अमेजॉन, लाइक जीमेल, डायनेमिक वेबसाइट सर अगर आपको बनानी है तो डायनेमिक वेबसाइट बनानी है तो भी ये पोर्शन आपको आना, ये पोर्शन तब भी आपको आना चाहिए, यानी कि ये पोर्शन मैंडेटरी है वेब डेवलपमेंट करने के लिए। दिस पोर्शन इज, देखो ये एडवांस पोर्शन है, इसको अलग अलग मैं कर देता हूं, बट ये फ्रंट एंड का ही पार्ट है। तो ये पोर्शन मैंडेटरी है, ये पोर्शन आपको आना ही चाहिए। क्लियर है? सर डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए, डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए भी ये भी आना चाहिए सर। और एनीवन बैकएंड टेक्नोलॉजी, एनीवन बैकएंड
एनी वन बैकएंड टेक्नोलॉजी की जहां बात आ गई ना, वहां बात आ गई कोडिंग की। बैकएंड का मतलब कोडिंग की बात आ गई। किसकी बात आ गई? आ गया यूज कोडिंग का, आ गया यूज कोडिंग का। मतलब अगर आपको डायनेमिक वेबसाइट बनानी है तो कोई एक बैकएंड टेक्नोलॉजी आपको आनी चाहिए, कोई एक बैकएंड टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। सर कौन कौन सी बैकएंड टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है? अब देखो, पहले हमारे पास में बैकएंड टेक्नोलॉजी, हमारे पास में आप लोग जेएसपी सर्वलेट का यूज कर सकते हैं, जावा बेस्ड है ना, जेएसपी सर्वलेट जावा बेस्ड, राइट, जावा बेस्ड। आपका पाइथन भी यूज कर सकते हो आप लोग एज ए बैकएंड के रूप में, राइट। और ASP.NET माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ठीक है। PHP भी यूज कर सकते हैं। और एनी वन बैकएंड टेक्नोलॉजी आपको आनी चाहिए, राइट। जेएसपी सर्वलेट जावा बेस्ड है, पाइथन, ASP.NET, PHP, Node.js, राइट। इनमें से कोई एक बैकएंड टेक्नोलॉजी आपको आनी चाहिए, कोई एक बैकएंड टेक्नोलॉजी, कोई एक। पर ये जो बैकएंड टेक्नोलॉजी लिखी है ना, ये सारा काम एक्चुअल में है कोडिंग का ही सारा काम। किसका काम है? मतलब कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें इन्वॉल्व है। इसमें देखो जावा इन्वॉल्व है, इसमें पाइथन इन्वॉल्व है, इसमें ASP.NET में भी हम लोग इंटरनली C# यूज करते हैं सबसे ज्यादा, है ना, PHP, Node.js। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एनी वन बैकएंड टेक्नोलॉजी का मतलब कोडिंग पोर्शन आ गया पिक्चर में। तो कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए, बिना कोडिंग के बैकएंड टेक्नोलॉजी भी आप अच्छे से सीख नहीं सकते हो। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल यूज होती है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल यूज होती है, जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ेंगे। क्लियर है पॉइंट कि नहीं क्लियर? इन दोनों, इसको कंपलसरी आना चाहिए, इनमें से कोई एक बैकएंड टेक्नोलॉजी आपको आनी चाहिए। तो ये आपकी बन जाएगी कैसी? डायनेमिक वेबसाइट। क्या बन जाएगी आपकी? ये डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है। दूसरा, सर और क्या आना चाहिए? अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है, कोई एक डेटाबेस भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? लिखना है अभी, एनी वन डेटाबेस। सर डेटाबेस तो हमारे पास बहुत सारे हैं, माई एसक्यूएल, MS SQL, ओरेकल, MongoDB एंड सो ऑन। बहुत सारे हिट है, कोई एक डेटाबेस आपको आना चाहिए, कोई एक डेटाबेस आना चाहिए। अब सुना ध्यान से, ये कोई एक डेटाबेस आना चाहिए। ये जो प्रोफाइल लेके मार्केट में निकलता है ना, जिसको इतना नॉलेज होता है, उसका जो प्रोफाइल होता है मार्केट में, वो कहलाता है फ्रंट एंड डेवलपर। क्या कहलाता है उसको? फ्रंट एंड डेवलपर। क्या कहलाता है वो? फ्रंट एंड डेवलपर। मतलब जिसको इतनी नॉलेज होती है, वो मार्केट में लॉन्च होता है किस रूप में? फ्रंट एंड डेवलपर को। और जिसको इनमें से किसी एक टेक्नोलॉजी की नॉलेज होती है, वो कहलाता है क्या? बैकएंड डेवलपर। वो क्या कहलाता है? बैकएंड डेवलपर। जिसको इनमें से कोई एक टेक्नोलॉजी की नॉलेज होती है, वो कहलाता है बैकएंड डेवलपर। और जो जिसको डेटाबेस का अच्छा नॉलेज होता है, वो एक तरीके से DB है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव, या डेटाबेस को पूरा वो मैनेज करता है ना, ये अलग प्रोफाइल है। क्लियर पॉइंट? और जिसको इन तीनों की नॉलेज होती है, जिसको इन तीनों की नॉलेज होती है, वो कहलाता है फुल स्टैक डेवलपर। पॉइंट इज क्लियर और नॉट? जिसको इन तीनों को नॉलेज होता है, वो कहलाता है क्या? फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर का मतलब जिसको फ्रंट एंड का भी नॉलेज है, जिसको बैक एंड का भी नॉलेज है, कोई एक बैक एंड भी आता है, उसको डेटाबेस का भी नॉलेज है, और कंबाइंड हो गया तो ये बन गया फुल स्टैक डेवलपर। बहुत से बच्चों को लगता है कि सर फुल स्टैक डेवलपर नहीं पता होता है, नहीं जानकारी है। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट? राइट ऑन दिस। अभी पता चल गया फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है? मार्केट में अलग अलग प्रोफाइल्स होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर अलग होते हैं, बैक एंड डेवलपर अलग है, डेटाबेस वाला बंदा अलग है, पर जिसको नॉलेज तीनों की है, वो मार्केट में लॉन्च होता है एज अ फुल स्टैक डेवलपर।
तो इजी। अब आपने देखा यहाँ पर केवल वेब डेवलपमेंट, देखो यहाँ भी कोडिंग का ही सबसे ज्यादा यूज हो रहा नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी किसका यूज हो रहा है, कोडिंग पोर्शन का ही सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। अब केवल वेब डिजाइनिंग का पोर्शन केवल वेब डेवलपमेंट में यहां पर हुआ, वेब डेवलपमेंट में वेब डिजाइनिंग का रोल यहां पर आया। और इसको हम लोग इसको सीखने में जो है ना, हम लोग ये मान चलो एक्चुअल में होता क्या ना कि हम लोग समर ट्रेनिंग में इस पे बहुत ज्यादा टाइम दे दिया। और ये जो मेन आदमी है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो जो मेन आदमी जानते कौन है, इसको कभी सीखते ही नहीं है, HTML CSS में उलझे हुए हैं। वहां उलझने की जरूरत ही नहीं है आपको। अगर उलझना है, मास्टर बनना है, तो जावास्क्रिप्ट में मास्टर बन जाइए, एक्सपर्ट बन जाइए, जावास्क्रिप्ट में एक्सपर्ट बन जाइए। यहां भी कोडिंग कहीं ना कहीं पीछे काम कर रही है, कोडिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। और जावास्क्रिप्ट जब आपके क्लियर होंगे तो रिएक्ट अपने आप आने लगेगी, है ना। तो हम लोग इधर फोकस नहीं कर पाते हैं, हम लोग इसी में उलझे रहते हैं। तो हमको यहां पर समर ट्रेनिंग में यहां पर उलझने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कॉन्सेप्ट की नहीं क्लियर है, कोई डाउट? मैंने समर ट्रेनिंग के दौरान भी आप लोग को यही चीजें बताई थी और आज भी मैं वही बात बता रहा हूं। अभी हमारे यहाँ रिसेंटली कल अभी हमारे यहाँ से 2 लड़कियों का प्लेसमेंट हुआ है, नोएडा की कंपनी है, US बेस्ड कंपनी है, तो ज्वाइन हो गए अपना आराम से। भाई आपका कोडिंग बैकग्राउंड अगर मजबूत है, आपके कोडिंग कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कह दो सर मुझे HTML आती है, अरे HTML बहुत बेस है। हम HTML CSS पढ़ने के लिए समर ट्रेनिंग करने जाएं तो वो मूर्खता होगी। घर बैठे सीख लो भैया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपको सीखना ही है ना तो आप अगर टाइम देना है ना तो HTML CSS की DSA पे ध्यान दो, जो कंप्यूटर साइंस का मजबूत सब्जेक्ट है। DSA है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। डेटाबेस इस पे बात करो, जावास्क्रिप्ट पे बात करो, रिएक्ट पे बात करो, ये चीजें काम की हैं। क्या आता है डिप्लोमा में, जितनी जगह इंटरव्यू देने गया बोला क्या आता है, बोला सर HTML आती है। इससे काम नहीं चलने वाला है भाई। आज प्लेसमेंट क्यों डाउन है डिप्लोमा बच्चों के, यही रीजन है। BTBS का प्लेसमेंट इतना हाई क्यों है बताओ ना आप? क्योंकि हमने शुरुआत से एक ही पैटर्न बना रखा है, और आज से नहीं, 10 सालों से यही पैटर्न चला आ रहा है। पहले तो हम लोग डिप्लोमा बच्चे ट्रीट ही नहीं करते थे, इधर 10 सालों से 10 डिप्लोमा वाले बच्चों 10-15 सालों से हम लोग डिप्लोमा वाले बच्चों को ट्रीट करने लगे हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक उनको सही चीज हम नहीं दिखाएंगे, सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, कैसे प्लेसमेंट होगा? भाई हम आपको जितनी चीजें बता दें तो आप तो उतनी चीजें तो जानोगे कि सर यही चीजें होती हैं और कुछ होता ही नहीं है। तो ये तो हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम आपको सही कंटेंट दें, और जब तक हम आपको सही कंटेंट नहीं देंगे तब तक आपका प्लेसमेंट हो ही नहीं पाएगा। सीधी सी एक बात है। तो आप लोग भी पढ़ें अच्छे से, आप लोग को जो रास्ता दिखाया जा रहा है आप लोग ईमानदारी से पढ़ें, समझें कॉन्सेप्ट को, मेहनत करें। और एक समय ऐसा आएगा कि आप जैसे बहुत सारे बच्चे जो यहीं बैठ के अच्छी अच्छी कंपनियों में, इंग्लैंड में, USA में, कहाँ कहाँ नौकरी कर रहे हैं, सिंगापुर, डिप्लोमा के बच्चे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं और अच्छे अच्छे पैकेज में 40 लाख, 45 लाख, 55 लाख मैं मिलवा सकता हूँ। सब आते हैं लगभग छुट्टियों में, जब कभी आते हैं कानपुर। डिप्लोमा माधोगढ़ का एक बच्चा अभी लास्ट 23 बैच का है, 22 बैच का है। डिप्लोमा का लास्ट 23 वाला जो बैच पूरा आया था, सब अच्छी कंपनी में काम कर रहा है। 70,000, 80,000, 1-1 लाख तक सैलरी है। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। पर हाँ, हम आपको सही चीज पढ़ा रहे हैं, सही कंटेंट दे रहे हैं। हम आपको 45 दिन की ट्रेनिंग में हम आपको HTML CSS नहीं पढ़ा रहे हैं कि नहीं HTML CSS पढ़ा रहे हैं। आप कंपेयर करो ना कंटेंट, आप समर ट्रेनिंग के कंटेंट आप कंपेयर करो, किसके स्ट्रॉन्ग कंटेंट है, पता चल जाएगा कहाँ दम है। क्लियर नहीं क्लियर है? तो बस हाँ, बस जो मेन चीज क्या है कि हमसे तो कंटेंट आप अच्छे एक्सपेक्ट करते हो, पर आप कितना डाइजेस्ट कर पा रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ना भी तो पड़ेगा। कह दो सर हम पढ़ेंगे नहीं, हमारा प्लेसमेंट हो जाए बिना पढ़े, हो जाएगा? पढ़ना तो पड़ेगा ना आपको, पढ़ना तो ओवरऑल आप ही। हाँ, चीज़ों को सरल तरीके से बताया जाएगा जिससे आप चीज़ों को समझ सकें, आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा किया जाएगा जिससे आपको चीज़ों में इंटरेस्ट आए, आप पढ़ें अच्छे से और प्लेसमेंट मिले। सिंपल सी बात है। IT सेक्टर में काम करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, बस 6-8 महीने की मेहनत है, 6-8 महीने में आप लग सकते हो, पर मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। क्लियर है सभी को? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग ये
वेब डेवलपमेंट का मैंने बताया ना, ये प्रोफाइल फ्रंट एंड डेवलपर, जिसको इसका नॉलेज होगा दैट इज कॉल्ड एज फ्रंट एंड डेवलपर, जिसको इनमें से कोई एक, सब नहीं आना चाहिए, आपको सब आने की जरूरत नहीं है, इनमें से कोई एक अगर आपको आता है दैट इज कॉल्ड एज बैक एंड डेवलपर। और डेटाबेस का भी नॉलेज अगर होता है, अगर कंबाइंडली तीनों अगर कर लें तो फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे, राइट ना। तो इतना नॉलेज अपने को होना चाहिए। तो वेबसाइट दो प्रकार की, स्टैटिक और डायनेमिक। आगे बढ़े, मोबाइल अभी 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 हमको वेब डेवलपमेंट में एक चर्चा भी और करनी है, उसके लिए पूरा एक लेक्चर चाहिए पूरा। अगले नेक्स्ट सेशन में या कल हम लोग वेब डेवलपमेंट में और डेप्थ में चर्चा करेंगे। लोगों को पता ही नहीं है कि वेबसाइट में रेंडरिंग, पेजेस कैसे, रिक्वेस्ट कैसे, रिस्पॉन्स आता है, ये कुछ नहीं पता है, बस वेबसाइट बनानी आती है। भाई अंदर का जब तक प्रोसेस नहीं पता होगा, समझ ही नहीं आया कहाँ क्या चल रहा है ना। तो कल देखेंगे इसके बारे में, डेप्थ में चर्चा करेंगे, वेब डेवलपमेंट का पार्ट 2 होगा वो, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू स्विच मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अरे मार्केट में ये भी बहुत बन रहे हैं ना आजकल, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मार्केट में मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप्स बहुत सारे बनाए जा रहे हैं, है ना। तो अगर हमको मोबाइल ऐप बनाना है, क्या बनाना है हमको, हमको अगर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करना है, अगर हमको मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करना है तो मार्केट में मोबाइल भी कई तरीके के हैं। हमारे पास में एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल है, हमारे पास में एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल है कि नहीं है। सर एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल के लिए सर कैसे मोबाइल ऐप बनाएंगे। अगर हमको एंड्रॉयड ऐप मोबाइल ऐप बनानी है, तो एंड्रॉयड मोबाइल के लिए ऐप बनानी है, तो हमको, हमारे पास में एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एंड्रॉयड स्टूडियो। क्या नाम है, एंड्रॉयड स्टूडियो। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अच्छा ये बताओ कि एंड्रॉयड किस कंपनी का प्रोडक्ट है, गूगल का। एंड्रॉयड किस कंपनी का प्रोडक्ट है, गूगल का है, राइट। अच्छा एंड्रॉयड स्टूडियो पे अगर आपको काम करना है ना, तो हमारे पास में दो लैंग्वेज, दो ऑप्शन है। हम लोग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके एंड्रॉयड पे मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, और दूसरी लैंग्वेज है कॉटलिन। कॉटलिन का नाम सुना आप लोगों ने, कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। जावा यूज कर सकते हैं या फिर कॉटलिन यूज कर सकते हैं। अच्छा कॉटलिन किस कंपनी का प्रोडक्ट है, ये भी गूगल का है। अच्छा जावा किसका है, जावा ओरेकल का है, ठीक है। ओरेकल 2010 में ओरेकल ने टेक ओवर कर लिया जावा को, ठीक है। तो मोबाइल एंड्रॉइड के लिए जो मोबाइल ऐप बनाना है वो जावा से भी बना सकते हैं, कॉटलिन से बना सकते हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज करके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एंड्रॉइड स्टूडियो, और जो मोबाइल ऐप बनाएंगे वो इस पर चलेगा। पर ये मोबाइल ऐप, इनसे जो मोबाइल ऐप बनाओगे वो एंड्रॉइड वाले मोबाइल पर ही चलेगा, iOS वाले मोबाइल पर चलने वाला नहीं है। iOS के जो मोबाइल्स हैं, iOS के जो मोबाइल्स हैं उनमें ये ऐप, एंड्रॉइड वाला मोबाइल ऐप चलने वाला नहीं है। तो फिर सर दूसरी दोबारा फिर ऐप बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। iOS के लिए अलग ऐप बनाना पड़ेगा, मतलब एंड्रॉइड के लिए सर अलग ऐप बनाना पड़ेगा, एंड्रॉइड मोबाइल्स के लिए अलग ऐप बनाना पड़ेगा, और iOS के लिए अलग मोबाइल ऐप बनाना पड़ेगा। डबल डबल खर्चा करना पड़ेगा। कैसा करेगा ना, डबल डबल खर्चा करना पड़ेगा। कंपनियां करती है डबल डबल खर्चा, राइट, और कर रही थी, अभी कुछ सहूलियत है। क्या है सर, iOS बेस्ड मोबाइल ऐप बनाना है तो सर हमारे पास में क्या है, स्विफ्ट। स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम सुना है। इस लैंग्वेज के यूज करके हम लोग iOS बेस्ड मोबाइल ऐप बना सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव सी, इनमें से कोई एक लैंग्वेज के यूज करके iOS बेस्ड मोबाइल ऐप बना सकते हैं, और ये मोबाइल ऐप iOS पे चलेगा। सर ये बताइए कि मतलब दो मोबाइल के लिए अलग अलग मोबाइल ऐप बनाना पड़ेगा, डबल डबल खर्चा होगा। कुछ ऐसा जुगाड़ नहीं, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ ऐसे टूल नहीं है कि सर जिनसे हम मोबाइल ऐप बनाएं दोनों में चले, iOS पे भी चले और उस पे भी चले, एंड्रॉइड पे भी चले। कोई ऐसा जुगाड़ नहीं। हाँ, मार्केट में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं, कुछ ऐसे ऐप डेवलपमेंट, उनको बोलते हैं क्रॉस, क्या बोलते हैं, क्रॉस मोबाइल ऐप डेवलपमेंट टूल। मार्केट में कुछ ऐसे क्रॉस प्लेटफॉर्म, क्रॉस मोबाइल ऐप डेवलपमेंट टूल ऐसे से
टेक्नोलॉजीज ऐसे टूल आ गए हैं जिनसे हम क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप बना सकते हैं। जैसे जैसे आपने नाम सुना होगा फ्लटर का। किसका नाम सुना है आपने? फ्लटर। दूसरा रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव का यूज कर सकते हैं। डॉटनेट का भी यूज कर सकते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप बनाने के लिए। फोन गैप और फोन गैप हो गया आयोनिक। बहुत सारे डेवलपमेंट टूल हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप डेवलपमेंट टूल बहुत सारे अवेलेबल हैं, जिनसे हम ऐसा मोबाइल ऐप बनाएंगे जो एंड्रॉयड पर भी चलेगा और iOS पे भी चलेगा। डबल खर्चे की बचत। डबल खर्चे की बचत ना, अभी क्या डबल खर्चा कर रहे थे, अभी इन टूल्स इन टेक्नोलॉजीज के आ जाने से हमारा खर्चा बचा है ना। सिंगल ऐप बनाएंगे, वो उस पर भी चलेगा, उस पर भी चलेगा, iOS पे भी चलेगा, उस पर भी चलेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप डेवलपमेंट टूल है। फ्लटर, रिएक्ट नेटिव, डॉटनेट, फोन गैप, आयोनिक। वेरियस टूल्स आर अवेलेबल, वेरियस टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल, यू कैन से दैट, जिनसे हम क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप बना सकते हैं जो iOS पे भी चलेगी और जो आपका iOS पे भी है और आपका एंड्रॉयड पे भी है, दोनों पे हम लोग चला सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? राइट ऑन दिस। ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, राइट ना, जिससे आप घर से भी देख सकते हो। आपको जो हमारा पोर्टल है उस पोर्टल पर आपको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इजली। आपने तीनों जगह देखा आपने कि चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो और चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, तीनों जगह सबसे ज़्यादा यूज़ कोडिंग कॉन्सेप्ट का है कि नहीं है। आपका कोडिंग बैकग्राउंड, कोडिंग कॉन्सेप्ट अगर हमारा स्ट्रांग नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? कैसे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कैसे हम अच्छे से वेब डेवलपमेंट, कैसे हम मोबाइल एप्लीकेशंस क्लियर करेंगे, बनाएंगे, है ना। तो हमारे कोडिंग कॉन्सेप्ट जब मजबूत होंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और कोडिंग कॉन्सेप्ट अगर हमारे क्लियर नहीं है तो हमको हर जगह प्रॉब्लम होगी। क्लियर है?